हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीरत देशपाल एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत मेहनत कर रहे होगे आप। और ये मिशन 15 का लास्ट लेक्चर होने वाला है फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 6 दैट इज नेशनल इनकम। उसके एमसीक्यूज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, बाकी सारी पीडीएफ भी मैंने अपलोड करा दी है। और ये सारे क्वेश्चंस आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस है इसके अंदर कुछ, एंड कुछ क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस एमटीपीज आरटीपी से पिकअप किए गए हैं। मैंने इस पीडीएफ के अंदर सोर्स भी लिखा हुआ है कि वो क्वेश्चन कहां से पिकअप किया है, और जहां पे सोर्स नहीं लिखा है दैट मींस वो आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है। एंड क्योंकि हमें पता है कि नेशनल इनकम के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो फिर मैंने इस कंपाइलेशन के अंदर कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेट करे हैं। सिंपल क्वेश्चन भी लिए हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी लिए और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लिए हैं जहां पे आप उलझ सकते हो। ठीक है, सो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि आप इस क्लास को ध्यान से देखते हो तो डेफिनेटली आपके लिए वैल्यू एडिशन का ये काम करेगी, आपकी नॉलेज को ये एनहेंस करेगी। और इस कंपाइलेशन में से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को भी मिल सकते हैं, सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? कहता है जब आप जीडीपी की डेफिनेशन पढ़ते हो, हमने इसको देखा था चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 के अंदर, तो उस जीडीपी की डेफिनेशन के अंदर एक कंसेप्ट आता है रेजिडेंट यूनिट का। तो रेजिडेंट यूनिट का मतलब क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सा मतलब है रेजिडेंट यूनिट का। रेजिडेंट यूनिट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी यूनिट जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर है, जिस कंट्री की आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो, तो हम उस कंट्री की जीडीपी की कंप्यूटेशन के लिए उसको हम क्या मान लेंगे? उसको हम मान लेंगे रेजिडेंट यूनिट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस कंपनी का, उस एंटिटी का नेशनैलिटी क्या है। मैम समझ में नहीं आया, आप एग्जांपल दो। मान लेते हैं कि कोई कंपनी जापान की कंपनी है, कंपनी कहाँ की है? जापान की कंपनी है, और उस जापान की कंपनी ने इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री इंडिया के अंदर क्यों लगाई? ताकि वो इंडिया के अंदर कार प्रोड्यूस कर सके। इन कार का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होगा, ये कार इंडिया में बिकेगी, यहां से वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। और कितने साल के लिए काम कर रही है? 1 साल या उससे ज्यादा के लिए। ठीक है, एंड बेटा ये जापान की कंपनी है, तो क्या इसकी नेशनैलिटी इंडिया की है? नहीं। तो क्या मैं इसको इंडिया की जीडीपी की कंप्यूटेशन के लिए रेजिडेंट यूनिट मान लूंगी? यस। क्यों? क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया के अंदर है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक मतलब इसको प्रॉफिट ये कहां से अर्न कर रही है? इंडिया से पैसा कमा रही है। सो यहाँ पे कहता है देखो, द कंसेप्ट ऑफ रेजिडेंट यूनिट इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, कि जो आप जीडीपी की डेफिनेशन के अंदर रेजिडेंट यूनिट का कंसेप्ट देखते हो वो क्या डिनोट करता है, और मैंने आपको बता दिया, और मैं डायरेक्ट आंसर ही पढ़ूंगी क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो बेटा ये रेजिडेंट यूनिट का मतलब होता है वो यूनिट जिसका प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है? इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री फॉर 1 ईयर और मोर। आप उस कंट्री की बात कर रहे हो जिसकी जीडीपी की कंप्यूटेशन आप कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी और लीगल स्टेटस। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी नेशनैलिटी क्या है, उसका लीगल स्टेटस क्या है। अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर है जिसकी जीडीपी की कंप्यूटेशन हो रही है, तो हम उस कंट्री की जीडीपी की कंप्यूटेशन के लिए इसको क्या मान लेंगे? रेजिडेंट यूनिट मान लेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, या आपकी सिंप्लिसिटी के लिए आप भूल ना जाओ, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है नीचे ना आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है, आप मुझे बताओ ये दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखी है, क्या यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही लिखी है या गलत? आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है, और नीचे ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड लिखी हुई है? ये स्टेटमेंट लिखी हुई है वैल्यू एडिशन से रिलेटेड, वैल्यू एडिड से रिलेटेड। सो वैल्यू एडिड होता क्या है? वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज के अंदर वैल्यू ऐड करना। सो दैट मीन्स अगर आप 100 रुपए का रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हो, फिर आप उसको 120 रुपए में आप फाइनल आउटपुट बेच रहे हो, सो दैट मीन्स जितना आपने बीच में इसके अंदर जो भी सामान लगाया वो क्या है? वैल्यू एडिशन है ना। सो अगर आपने 100 रुपए का क्लॉथ लिया, फिर क्लॉथ के ऊपर आपने कुछ रॉ मटेरियल, कुछ और आपने इसके ऊपर लेबर लगाया, कोई और आपने इन्वेस्टमेंट करी, तो ये सब कुछ क्या है? वैल्यू एडिड। ये सब कुछ क्या है? वैल्यू एडिड। तो कहता है वैल्यू एडिड का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड। तो जब तुम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड निकाल देते हो तो मुझे क्या मिलता है? वैल्यू एडिड। ये हमने देख के भी तो थे मेथड्स। दूसरा, वैल्यू एडिड रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर्स एंड कैपिटल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। राइट, तो ये क्या शो करता है कि आपने ऊपर से उसके ऊपर लेबर कितना लगाया, कैपिटल कितना लगाया, तो ये भी क्या है? वैल्यू एडिड। ये क्या शो करता है? दैट वैल्यू एडिशन आपने कितना किया। तो आप बताओ इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो जहां पे ये लिखा हुआ है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सेकंड का राइट आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है? मैंने जब आपको ये समझाया था, आपकी मदर का एग्जाम्पल दिया था कि आपकी मदर घर पे खाना बनाती है,
ठीक है, आपकी मदर घर पे जो खाना बनाती है वो क्या, जो खाना वो बना रही है वो जीडीपी के अंदर ऐड होगा? नहीं। बट अगर आपकी मतलब वो खाना बना रही है तो आप उसको खा रहे हो तो एक तरीके से आपकी मदर आपको सर्विस दे रही है। बट अगर यही खाना तुम किसी होटल के अंदर जाके खाते हो या तुम्हारी मदर ये खाना बाहर ढाबे पे बनाए और आगे उसको बेचे, तो क्या वो जीडीपी की कंपटीशन के अंदर आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बन रहा है, क्योंकि वहां से तुम्हारी मदर इसे क्या कमाएगी? प्रॉफिट अर्न करेगी। बट यहाँ पे आपकी मदर इसे प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही, जो घर पे वो खाना बना रहे हैं, राइट। तो कहता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, बट ये ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जो मार्केट के अंदर एक्सचेंज नहीं होते, देयरफॉर इनका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। ये पता लगा पाना कि तुम्हारी मदर जो खाना बना रही है उसकी वैल्यू क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ जीडीपी। ओके, सो आप मुझे बताओ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज है? तो इसका जो राइट आंसर है उसी को पढ़ लेते हैं। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट सिंस दीज आर नॉट एक्सचेंज्ड इन द मार्केट ट्रांजेक्शन, बट ये मार्केट में आप मार्केट के अंदर आप इनको एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, दे डू नॉट कमांड एनी मार्केट वैल्यू, इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज को हम क्या कह रहे हैं? दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सो थर्ड का आंसर क्या बनेगा? बी इसका आंसर बनेगा। आगे चलेंगे। ओके, देन कम्स बेटा क्वेश्चन नंबर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। कहता आप बताओ कि इसमें से Which of these following does not enter into the calculation of national income? इनमें से कौन सी चीज नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन के अंदर नहीं आती है? सबसे पहले अगर आप वो गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो जो आपने पहले खरीदे थे, प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड गुड्स जिनका प्रोडक्शन पहले हुआ था, तो क्या ये जीडीपी की कंप्यूटेशन के अंदर आएगा? नहीं आएगा। रीजन बीइंग क्योंकि अगर ये आपने पहले प्रोड्यूस किया था तो जब ये प्रोड्यूस हुआ होगा उस टाइम पे ये जीडीपी की कंप्यूटेशन के अंदर आ चुका होगा, तो ये दोबारा से नहीं आएगा। सेकेंड हैंड गुड भी आप नहीं लेते क्योंकि जब आपने इसको पहली बार खरीदा होगा ना, उस टाइम पे जीडीपी की कंप्यूटेशन के अंदर आ चुका होगा। जो आप स्टॉक एंड बॉन्ड एक्सचेंज करते हो वो भी जीडीपी की कंप्यूटेशन के अंदर नहीं आता, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। तो आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा जीडीपी की कंप्यूटेशन के अंदर नहीं आएगा? राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आपको बताना है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट कौन सी है देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? सबसे पहले ए, जीएनपी इंक्लूड्स अर्निंग ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशंस overseas and Indian resident working overseas but GDP does not include this। सबसे पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि GDP और GNP के बीच में जो डिफरेंस होता है बेटा, वो डिफरेंस होता है NFIA का। सो अगर मैं GDP के अंदर NFIA ऐड कर देती हूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे GNP मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये NFIA क्या होता है? सो NFIA निकलता है कि जितना भी इनकम अर्न किया है हमारे रेजिडेंट ने, मतलब इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितना भी पैसा कमाया, उसमें से अगर आप माइनस कर दो कि फॉरेनर्स ने इंडिया में कितना पैसा कमाया, इनकम विच इज अर्न्ड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, तो मुझे क्या मिल जाता है? NFIA मिल जाता है, राइट। और जब आप NFIA को जीडीपी में ऐड कर देते हो तो आपको जीएनपी मिल जाता है। अब आप इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर इस ऑप्शन को दोबारा से पढ़ो। कहता है जीएनपी के अंदर आएगा, क्या आएगा? अर्निंग्स ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन। तो मतलब जीडीपी से मुझे जीएनपी पे जाना है तो मुझे NFIA ऐड करना है, राइट। सो इसके अंदर आएगा अर्निंग्स ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन। सो इंडिया की कंपनी ने ओवरसीज, इंडिया के बाहर पैसा कमाया, तो आप इसको ऐड करोगे। यस, जो इनकम इंडियन रेजिडेंट ने कमाई रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर वो ऐड होएगा, एंड इंडियन रेजिडेंट ने जो पैसा कमाया इंडिया के बाहर काम करके, तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आप कोई भी इनकम अर्न कर रहे हो, ये ऐड होगा यस जीडीपी के अंदर। तो ये जीएनपी में आएगा बट जीडीपी में नहीं आएगा। आगे, बट जीडीपी डज नॉट इंक्लूड दिस, बट जीडीपी में ये नहीं आएगा। ये हमने बहुत डिटेल के अंदर इसको डिस्कस किया था। दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस। चलेगा, आपको समझ में आ रहा है? बाकी सारे ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई सेंस नहीं बन रही है। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, राइट आंसर ए क्यों है ये आपको बता दिया। आगे चलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव। यही बेटा, अगर NFIA पॉजिटिव होता है तो आप मुझे बताओ कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो नेशनल इनकम हमारी जीडीपी से ज्यादा होती है, मतलब जीएनपी हमारा अगर NFIA पॉजिटिव होता है ना तो हमारा GNP इज ग्रेटर देन जीडीपी, ऐसा कंसेप्ट है। सो इसका मतलब नेशनल इनकम विल बी ग्रेटर देन द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम।
चलेगा आपको? सो दिस इज द आंसर। और मैम अगर एनएफआई नेगेटिव है तो फिर जीडीपी अपना ज्यादा होगा और जीएनपी अपना कम होगा। ठीक है, ये बाकी सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए। ओके, नाउ व्हाट इज जीडीपी पर कैपिटा? तो मैंने आपको जीडीपी का डेफिनेशन क्या बताया था? जीडीपी का डेफिनेशन था कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड, उसको हमने बोला था जीडीपी। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि आप जीडीपी से सही किसी भी कंट्री का ग्रोथ मेजर नहीं कर सकते, आपको क्या निकालना पड़ेगा? जीडीपी पर कैपिटा निकालना पड़ेगा। तो और जीडीपी पर कैपिटा आप कैसे निकालते हो कि जितना भी टोटल जीडीपी है, जब आप उसको कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो, जो आपको मिलता है दैट इज जीडीपी पर कैपिटा। तो अब आप ऑप्शन पढ़ो कि जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है। जीडीपी पर कैपिटा इट इज अ मेजर ऑफ कंट्रीज आउटपुट पर पर्सन। सो मतलब आपके देश ने जितना टोटल प्रोडक्शन किया, वो टोटल प्रोडक्शन क्या बन जाएगा बेटा? जीडीपी। और अगर मैं पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दूंगी तो मुझे ये पता लग जाएगा ना कि टोटल आउटपुट पर पर्सन कितना है। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 7th ए बिल्कुल सही है। दूसरा, एक्चुअल करंट इनकम रिसीट ऑफ पर्सन, नहीं, ये जीडीपी नहीं होता बेटा, इनकम रिसीट जीडीपी नहीं है। तीसरा, नेशनल इनकम को जब आप डिवाइड कर दोगे पॉपुलेशन से तो ये क्या है? जीडीपी पर कैपिटा, राइट। सो क्या मैं कह सकती हूं कि ए एंड सी दोनों ही सही है? बोथ आर करेक्ट। यस, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डी। सो जीडीपी पर कैपिटा इज ए एंड सी। ठीक है, और मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। आगे चलेंगे। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर ना बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं, है ना, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि भाई उनका इनकम कितना है। बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कि मैं खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूँ, राइट, बहुत सारी एक्टिविटीज मैं खुद इनकर कर रही हूँ, बहुत सारा काम मैं अपना खुद ही मैनेज करती हूँ। तो मैं एग्जैक्टली कितना इनकम, कौन कौन सी एक्टिविटी के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी के ऊपर कितना मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसको मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम जब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की और उनको हम जब नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं तो हम उनका एक कम्युलेटिव बेसिस के ऊपर मिक्स्ड इनकम ले लेते हैं। सो कहता है आप मुझे बताओ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब होता है बेटा कंबाइंड फैक्टर पेमेंट विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। सो मतलब जब आप फैक्टर पेमेंट को अलग अलग डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, और इस वजह से आपने एक कंबाइंड अमाउंट ले लिया, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे कि मैं अभी, मेरा खुद का प्रैक्टिस है तो मैं घर से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरा घर का ही रूम मेरा ऑफिस है। अगर मैं बाहर प्रैक्टिस करती तो मुझे बाहर रेंट देना पड़ता है ये ऑफिस के लिए, राइट। तो कहता है जो इस सेल्फ एम्प्लॉयड की आप बात करोगे ना, तो कितना फैक्टर पेमेंट वो कहाँ कहाँ इनकर करे, उनको डिफरेंशिएट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से आप नेशनल इनकम की कॉम्पिटिशन के अंदर एक मिक्स्ड अमाउंट ले लेते हो एंड दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू नेशनल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग द पर्सनल इनकम। सो इसमें से कौन सी चीज आप नेशनल इनकम, इनमें से कौन सी चीज आप ऐड करते हो नेशनल इनकम के अंदर जब आप पर्सनल इनकम कंप्यूट कर रहे हो? तो बेटा पर्सनल इनकम होती है आपकी इनकम, मतलब आप कितना स्पेंड करोगे। और सुनना भी मेरी बात, पर्सनल इनकम जब आप नेशनल इनकम कंप्यूट करते हो तो नेशनल इनकम के अंदर ट्रांसफर पेमेंट नहीं आती है, ये हमने देखा था। लेकिन जब आप पर्सनल इनकम कंप्यूट करते हो तो पर्सनल इनकम के अंदर ट्रांसफर पेमेंट भी ऐड होती है। सो अगर मुझे नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम के ऊपर जाना है तो मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूंगी? मुझे इसके अंदर पर्सनल इनकम ऐड करनी पड़ेगी, इसके अंदर मुझे ट्रांसफर पेमेंट ऐड करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पर्सनल इनकम। सो जब आप पर्सनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो नेशनल इनकम में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? ट्रांसफर पेमेंट आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं होती है। बाकी इसने कुछ भी ऑप्शन लिखा हुआ है वो इसके लिए रेलिवेंट नहीं है। आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कीन्स बिलीव दैट, अच्छा चलो मैं अगर इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली बताऊं आगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट ये ऐड होंगे क्या पर्सनल इनकम के अंदर? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट नहीं, क्योंकि जो पैसा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट मतलब क्या कि देखो अगर किसी कंपनी ने 100 रुपए कमाए, उसमें से 20 रुपए डिविडेंड के नाम पे बांट दिए और बेटा 80 रुपए उसने नहीं बांटे, अपने पास रख लिए, तो ये जो इंडिविजुअल है उनको ये पैसा मिलेगा नहीं, तो उनकी पर्सनल इनकम के अंदर ये ऐड नहीं होता है। ओके, तीसरा
ट्रांसफर पेमेंट जो तुम फॉरेनर से कर रहे हो नहीं, जो ट्रांसफर पेमेंट तुमने इंडियन इंडिविजुअल से करी है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं आएगा। तो इसने क्या बोला, जब तुम नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम में जाओगे तो तुम्हें क्या ऐड करना है, ट्रांसफर पेमेंट जो इंडिविजुअल्स को करिए वो ऐड करना है। ठीक है, आगे चलेंगे टू 10th क्वेश्चन। कहता है कीन्स का ये मानना था, कीन्स बिलीव दैट इकोनॉमी में अटेंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अचीव कर सकती है कब, तब अचीव कर सकती है जब फुल इंप्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट होगा, नहीं, बिलो दी फुल इंप्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट एज वेल इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। इसको हमने डिटेल से आपको डायग्राम के साथ भी समझाया था कि कीन्स ने ये बोला था कि देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी बिलो द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। कैन बी मतलब ऐसा हो सकता है कि आप जरूरी नहीं कि हमारी इकोनॉमी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर ऑपरेट करिए तभी हम इक्विलिब्रियम को अचीव करेंगे, उसके नीचे भी अगर हम ऑपरेट करें तो भी वी कैन अचीव द इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, बी बनेगा। मैंने इसके साइड पे ना लॉजिक भी लिखा हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड कितनी है किसी भी प्रोडक्ट की, उससे क्या डिसाइड होता है कि आपको सामान कितना बनाना है, दैट डिटरमाइंस द आउटपुट, और उसका प्राइस कितना हो और सामान कितना बनेगा, एंड एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी। बेसिकली अगर आप डिमांड किसी चीज की ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। इफ एग्रीगेट डिमांड इज इनसफिशिएंट, अगर किसी सामान का डिमांड अपना कम है तो डेफिनेटली इकोनॉमी में सेटल एट एन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो दैट मींस आपका जो इक्विलिब्रियम है वो लो लेवल के ऊपर भी अचीव हो सकता है जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप नहीं ऑपरेट कर रहे हो। ऐसा डेफिनेटली हो सकता है ना। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, हमारा इक्विलिब्रियम अचीव कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सो मेरी इकोनॉमी के अंदर डिमांड ही कम है, मतलब मेरी इकोनॉमी के अंदर कैपेसिटी है कि वो 10,000 यूनिट बना सकती है, बट डिमांड ही कितनी है, 2,000 यूनिट की है, राइट बेटा। सो 2,000 यूनिट तुम बना रहे हो और उतना ही अपना सप्लाई है, तो इक्विलिब्रियम बिलो दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी तो अचीव हो सकता है। अभी भी मेरे पास कैपेसिटी थी, मेरी एम्प्लॉयमेंट अभी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे मेरा इकोनॉमी ऑपरेट नहीं भी कर रहा है तो भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, ऐसा कीन्स का मानना था और ये लॉजिक मैंने आपको बताया। आगे फिर अगला क्वेश्चन भी कीन्स के ऊपर ही है, कहता है अकॉर्डिंग टू कीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिटरमिन्ड बाय। अब आप मुझे बताओ कि कंजम्पशन आप कितना करोगे ये किसके ऊपर डिटरमाइन करेगा बेटा, कि आपके हाथ में पैसा कितना है। इट इज डिटरमिन्ड बाय द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ पर्सन। और डिस्पोजेबल इनकम कितनी कैसे निकलती है, जब आप अपनी इनकम में से टैक्सेस निकाल देते हो तब आपका डिस्पोजेबल इनकम निकलता है। तो जितना पैसा आपके हाथ में अवेलेबल है उसके बेसिस पे ही आप अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करोगे। सिंपल क्वेश्चन, ओके आगे चलेंगे। अच्छा बाकी ऑप्शन में इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि वो इररेलेवेंट ऑप्शन है कंप्लीटली, राइट। सो वो उसको पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। हाँ कहीं पे अगर कोई भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देनी होगी तो वहां पे मैं ऑप्शंस पिकअप करूंगी। आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम कैन बी डिफाइंड एज। तो मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम हम कैसे निकालते हैं, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई, कि मेरी इनकम के चेंज होने से मेरी कंजम्पशन में कितना चेंज आया, इसको मैं कहती हूं मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम। अब पढ़ो ये ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं, कहता है हम एमपीसी कैलकुलेट करते हैं एज फॉलोज, कैसे, ए अ चेंज इन स्पेंडिंग ड्यू टू चेंज इन द इनकम, कि मेरे इनकम के चेंज होने से मेरे कंजम्पशन मतलब मेरे खर्चे में कितना चेंज आया, ऐसे ही निकालते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अ चेंज इन इनकम दैट इज सेव्ड आफ्टर कंजम्पशन, इररिलेवेंट बात लिखी हुई है, राइट। पार्ट ऑफ इनकम दैट इज स्पेंड, कहता है एमपीसी का मतलब है वो इनकम का हिस्सा जो तुम कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड कर रहे हो। देखो इररिलेवेंट बातें लिखी हुई है, पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट सेव्ड, राइट। ये इसका मतलब कि जो तुमने कंज्यूम करती है, नहीं, मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि कितना इनकम चेंज हुआ, उसका चेंज होने से आपका कंजम्पशन मतलब आपकी स्पेंडिंग में कितना चेंज आ रहा है, इसको हम कहते हैं एमपीसी। सो राइट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ कंजम्पशन फंक्शन हमने देखा था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी। वाई डी मतलब क्या, डिस्पोजेबल इनकम। ए क्या था, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, राइट। सो कहता है कि अगर कंजम्पशन फंक्शन को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं तो ए इसके अंदर क्या होता है, ए होता है इसके अंदर बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। सो दैट मीन्स अगर तुम्हारी इनकम जीरो भी है तो भी तुम कोई ना कोई खर्चा तो करोगे ही करोगे, तो ए ना कभी भी जीरो नहीं होता है। तो मतलब जैसे कि तुम सर्वाइव तो करोगे ना करोगे, अपनी बेसिक नेसेसिटी की चीजें तो खरीदोगे ही खरीदोगे ना। सो ए होता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर इनकम। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ओके, इट सेज इफ द ऑटोनोमस कंजम्पशन इक्वल्स टू 2000,
कि अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है बेटा A इज इक्वल टू 2000 एंड मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम है 0.8 एंड डिस्पोजेबल इनकम है 10,000। तो अपने को कंजम्पशन बतानी, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। C इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला आप लिख दो यहाँ पे, A प्लस बी बाई डी, और इसके अंदर इसको सब्सटीट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो A क्या है मेरा, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कितना है 2000 रुपए, ये B क्या है, जिसको हम मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम को हम क्या भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कोल्ड एज, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। तो 0.8 और डिस्पोजेबल इनकम कितना है, ये है मेरा 10,000। सो बेटा 10,000 इंटू 0.8, 8,000 प्लस 2,000, सो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा C। सो टोटल कंजम्पशन कितना होगा, 10,000 का होगा। इतने सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमने इससे जो मुश्किल क्वेश्चन थे उसको भी क्लास में देखा था। आगे चलेंगे, कहता है इन द कीन्स क्रॉस डायग्राम, हमने कीन्स का डायग्राम देखा था ना, द पॉइंट एट विच एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, जहां पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्रॉस करता है 45 डिग्री लाइन को, वो लाइन क्या इंडिकेट कर रही है बेटा, ये भी मैंने आपको बताया था कि वो लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, वो लाइन इंडिकेट कर रही है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकती है और फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं भी हो सकती है। और मैंने आपको रीजन भी बताया कि कीन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग यू मे अचीव द इक्विलिब्रियम इवन बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सो जो 45 डिग्री का जो लाइन है ना, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विच मे और मे नॉट बी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। चलेगा आपको, यस आगे चलेंगे। इक्वेशन है C इज इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है, तो C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई दिया हुआ है, B दिया हुआ है 0.8। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, तो अपने को इधर सिंपल सा कंसेप्ट है, ये मेरे को ना मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। सो मल्टीप्लायर को निकालने का फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू 1 मतलब K इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, राइट। तो मैंने अभी आपको बताया B क्या भी है, B है MPC। सो मैं इसको निकाल दूंगी 1 अपॉन में 1 माइनस में 0.8, तो बेटा ये कितना आएगा 1 अपॉन में 0.2। सो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये कितना आ रहा है 5। तो मेरा यहाँ पे मल्टीप्लायर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 5। आगे चलेंगे, ट्रांसफर पेमेंट आर, क्या ट्रांसफर पेमेंट को हम जीडीपी की कंप्यूटेशन के अंदर लेते हैं, नहीं, ट्रांसफर पेमेंट जीडीपी की कंप्यूटेशन के अंदर नहीं आती। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का कोई आपको भत्ता मिल रहा है ना, ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडीज वगैरह, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन दी कंप्यूटेशन ऑफ जीडीपी, क्योंकि जीडीपी के अंदर क्या आ रहा है, जिससे आपने कोई प्रोडक्शन किया है ना। सो कहता है ट्रांसफर पेमेंट आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी बिकॉज दे ओनली रिफ्लेक्ट इन्फ्लेशन। आप इनको जीडीपी कंप्यूटेशन के अंदर नहीं लेते हो बिकॉज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट प्रोडक्शन, क्योंकि ये कितना प्रोडक्शन हुआ है वो ये शो नहीं करते, क्योंकि इनको करने के लिए कोई तुम्हें अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता दे रहा है, तुम्हारे पास जॉब नहीं, गवर्नमेंट तुम्हें अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देती है हर महीने 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए। अब तुमने ये कमाई करने के लिए कोई काम किया है क्या, कोई गुड्स बनाए, कोई तुमने प्रोडक्शन किया, कोई सर्विस दी, नहीं। सो देयरफॉर दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन दी डेफिनेशन ऑफ जीडीपी बिकॉज ये प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, पर्सनल इनकम इज मोस्ट लाइकली टू एक्सीड नेशनल इनकम। कहता है पर्सनल इनकम नीचे दिए गई कौन सी सिचुएशन में नेशनल इनकम से ज्यादा होती है, तो बेटा ये होती है जब रिसेशन का पीरियड होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब रिसेशन का पीरियड है, डिप्रेशन का पीरियड है, हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर बिजनेस साइकिल्स पढ़े थे, है ना, वहां पे इसको हमने अंडरस्टैंड किया था कि जब रिसेशन होता है या डिप्रेशन आ जाता है जब, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है ना। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने का मतलब, खत्म होने का मतलब, खत्म एज इन बिल्कुल लोवेस्ट होती है अपनी, राइट। तो इतनी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है तो इसका मतलब प्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो मतलब देश की जीडीपी ही नहीं है, राइट, बहुत कम जीडीपी है। तो कहते हैं कि फिर उस सिचुएशन के अंदर हमने वो पूरा अंडरस्टैंड किया था कि देखो कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो अपना प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अब गुड्स कम बनाओगे, गुड्स कम बनेंगे और तो अपना ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, फैक्ट्रीज कम लगेंगी, है ना, तो जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी अपना कम हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो इसका मतलब लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा बेटा, इनकम कम हो जाएगी, तो उनका पर्सनल इनकम कम हो जाता है। आप समझ पा रहे हो, बट वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है तो मेरा जीडीपी कम है तो मतलब मेरा नेशनल इनकम भी कम हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि फिर भी इसमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहां पे पर्सनल इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा होगा, तो ये होता है जब रिसेशन का पीरियड होता है। और ऐसा क्यों होता है कि जब रिसेशन का पीरियड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोगों की कंडीशन सही नहीं है, तो गवर्नमेंट ना आपको ट्रांसफर पेमेंट देती है, मतलब आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता वो आपको देना शुरू कर देती है। अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता क्यों दे रही है,
क्योंकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है ना, एम्प्लॉयमेंट कम हो गई रिसेशन के पीरियड के दौरान, और जिसकी वजह से अभी मैंने आपके साथ ऊपर भी कंसेप्ट डिस्कस किया कि पर्सनल इनकम जब आप कैलकुलेट करते हो तो ट्रांसफर पेमेंट उसके अंदर आता है, बट नेशनल इनकम के अंदर वो नहीं आता है। तो इस वजह से पर्सनल इनकम जब डिप्रेशन का पीरियड होता है तो वो नेशनल इनकम से ज्यादा हो जाता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 18th का बी। ठीक है, आगे चलेंगे। व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम से कम गिर के भी कितना होगा? एक, इससे कम नहीं हो सकता। आगे चलेंगे। इफ द कंट्रीज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इट्स जीएनपी, इसका मतलब क्या है? ये एक ही क्वेश्चन है, ऊपर भी आया है और ये अलग तरीके से उसने पूछ लिया कि अगर जीडीपी जीएनपी से ज्यादा है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रेड डेफिशिएट है। अब आपको ये समझना पड़ेगा ऐसा क्यों है। सुनना मेरी बात, अगर जीडीपी से मुझे जीएनपी के ऊपर जाना है, सो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। ये एक थोड़ा बहुत ऊपर कंसेप्ट आया था, बट क्वेश्चन अलग है। जीडीपी से अगर मुझे जीएनपी के ऊपर जाना है तो एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा, और एनएफआईए है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, राइट। सो सुनना अभी, सो एनएफआईए कैलकुलेट कैसे होता है कि हमारे ऑर्डिनरी रेजिडेंट ने इंडिया के बाहर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जितना भी पैसा कमाया वो हम अपनी जीडीपी में ऐड कर देंगे, और फॉरेनर्स ने इंडिया में से जितना भी पैसा कमाया वो हम माइनस कर देंगे, है ना। तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम मिल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि जीडीपी के अंदर हमने एनएफआईए का एडजस्टमेंट कर दिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कब जीडीपी ज्यादा होगा और जीएनपी कम होगा? तो जीडीपी जब ज्यादा होगा बेटा, जब बाहर के लोग इंडिया में ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि जब ये एनएफआईए कम होगा उस सिचुएशन के अंदर जीडीपी ज्यादा होगा। आप समझ रहे हो? अगर मैं ये कह दूं कि एनएफआईए अपना कम है तो जीडीपी मेरा ज्यादा होगा ना, क्योंकि जितना एनएफआईए बढ़ेगा उतना जीएनपी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? सो ये एनएफआईए बढ़ेगा कब? दो चीजों से एनएफआईए निकलता है कि हमारे देश के लोग इंडिया के बाहर कितना पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि इंडिया का कोई बंदा दुबई में जॉब करता है, यूएसए में जॉब करता है, और वो जॉब करने के बाद वो पैसा या इंडिया में भेज रहा है, तो वो किसकी उसके अंदर ऐड होता है? एनएफआईए के अंदर वो ऐड होता है। बेसिकली जब हम अपनी जीएनपी निकालते हैं तो उधर नेशनल इनकम में ऐड हो जाता है। और जो फॉरेनर के किसी बंदे ने हमारे इंडिया के अंदर पैसा कमाया वो हम अपनी नेशनल इनकम में से माइनस कर देते हैं। तो ये ऐसे हम एनएफआईए निकाल रहे हैं। तो कहते हैं जब जीडीपी कब ज्यादा होगा? जीडीपी जब ज्यादा होगा बेटा जब फॉरेनर्स ज्यादा पैसा कमा के लेके जा रहे हैं इंडिया के बाहर, जब हमारा ट्रेड डेफिशिएट होगा। उस सिचुएशन में क्या होता है? ट्रेड डेफिशिएट होता है, क्योंकि हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज वो पैसा इंडिया के बाहर जा रहा होता है। समझ में आ रहा है? आगे, इन अ वेरी लॉन्ग रन एडी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल, इफ द एडी कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, तो जब एडी कर्व एग्रीगेट डिमांड का कर्व लेफ्ट पे होता है ना, तो चीजों के प्राइस भी कम होते हैं और उनकी आउटपुट भी कम होती है। दिस इज द राइट आंसर। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक भी है। अब आप एक बात सुनो, अगर आपके किसी सामान की जो डिमांड है वो इकोनॉमी के अंदर गिर चुकी है, तो डेफिनेटली डिमांड नहीं है तो आउटपुट भी नहीं होगी और प्राइस भी ऑटोमेटिकली आपके फॉल हो जाएंगे। आगे, ऑल्दो हमने इसको डायग्राम के थ्रू भी इसको क्लास के अंदर अंडरस्टैंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूम यू बिल्ट अ न्यू हाउस। ध्यान से देखना, मान के चलो कि आपने एक नया घर बनाया और आपने एक सेकेंड हैंड कार ली, यू हैव बोट अ यूज्ड कार। तीसरा, एंड आपने कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी खरीदे। आपने तीन चीजें करी है, नया घर बनाया है, सेकेंड हैंड कार ली है और आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लिए हैं। अब आपको ना ये अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखकर ये बताना है कि नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। नंबर 1, कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट परचेज वेंट अप। कहता है ऐसा करने से आपका कंजम्पशन बढ़ गया। तो क्या ऐसा करने से आपका कंजम्पशन बढ़ा है? नहीं बेटा, आपका खाली इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। बट मैम यहाँ पे तो मेरे को कहीं ना कहीं कुछ और भी कंजम्पशन दिखाई दे रही है। कहाँ पे दिखाई दे रही है? सुनना, मैं आपको बताती हूँ। जब आप जीडीपी कंप्यूट करते हो तो आप जीडीपी का कंप्यूटेशन जब हम 4 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी के अंदर करते हैं तो ऐसे लिखा हुआ है, देखो ये इस फॉर्मूले से होता है, जीडीपी इज इक्वल टू सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। समझ में आ रहा है? और अगर ये 3 सेक्टर इकोनॉमी है तो ये आप हटा देते हो और आप ऐसे निकालते हो, आप ऐसे निकालते हो जीडीपी। समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताओ, जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं क्या वो जीडीपी की कंप्यूटेशन के अंदर आएंगे? नहीं, ये जीडीपी की कंप्यूटेशन के अंदर नहीं आते। जितने भी आपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह किया होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, ये सब कुछ जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है, क्या वो जीडीपी कंप्यूटेशन के अंदर आता है? वो भी नहीं आता है। अच्छा, तो जो आप नया घर बना रहे हो बेटा वो क्या है? वो एक तरीके से आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या एसेट क्रिएट हो रहा है? एसेट क्रिएट हो रहा है। सो जो आपने नया घर बनाया वो आपकी जीडीपी में आएगा।
बट वो किस नाम से आ रहा है, वो आई से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। अब सुनना, यहां से ये जो आपने काम किए ना 3, इससे इन्वेस्टमेंट ऊपर जाएगी। जब मैं जीडीपी कंप्यूट करूंगी तो इसको मैं आई से डिनोट करूंगी, सिंस यू बिल्ड अ न्यू हाउस। और लॉजिक मैंने आपको बता दिया। तो बाकी सारे ऑप्शंस में जो भी उसने लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है जिसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको यहाँ पे। क्या अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, हाँ नहीं, 24 इज अ गुड क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूट दी अमाउंट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम द डाटा। आपको यहां से सब्सिडी निकालनी है। तो सुना, इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दी है, क्वेश्चन में यहां पे सोल्व कर देती हूँ आपके लिए। इन्फॉर्मेशन क्या दी है, इसने दिया है बेटा जीडीपी, एक सेकेंड लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन। इसने दिया है जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू 7,79,567। ठीक है, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिए हुए हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू 45। चलो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना उसको नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, किधर कैलकुलेट कहाँ पे करूँ, यहीं पे कैलकुलेट करते हैं, बट सिर्फ आंसर लिखती हूँ। सुना, इसने क्या क्या दिया हुआ है, इसने जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 7,79,567। इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए, ये एनआईटी नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस है। जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको जीडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी जाना है तो आप क्या करोगे। मैम मैं इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूंगी, बस आपको यही करना है। जीडीपी एट एमपी कितना दिया हुआ है, 7,79,560। इसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है मैम, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते जितना भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसमें से सब्सिडी, और आपको निकालना ही क्या है, सब्सिडी निकालनी है। तो ठीक है, सब्सिडी को हम एस मान के चलेंगे। तो आपने इनडायरेक्ट टैक्स लिया 367, इसमें से सब्सिडी एस माइनस कर दिया तो एनआईटी आ गया, और इधर मेरे को लिख देना जीडीपी एट एफसी, तो मतलब 3,60,815। बस अब यहां पे आप माइनस कर दो, कितना आ रहा है 7,79,567। इसमें से आप माइनस करेंगे 454,367। So this is coming out to be 3,25,200 minus subsidy is equal to 3 lakh. I think I've done some wrong calculation or what? Just give me a second, right? 3,60,815. Yes, I think I've नहीं, yes मैंने थोड़ा कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ बेटा। मैं पेज ही ऐड करती हूँ, बहुत ही खिचड़ी बन रही है यहाँ पे। ओके, इधर आ जाओ। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मुझे ना जीडीपी से, यहाँ पे मुझे जीडीपी से, जीडीपी एट एमपी से अगर जीडीपी एट एफसी जाना है तो मुझे इसमें से एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो जीडीपी एट एमपी कितना दिया हुआ है, 7,79,567 माइनस एनआईटी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, 454,367। तो 454,367 माइनस में सब्सिडी, ये जो कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा जीडीपी एट एफसी 360,815, 360,815। अब सोल्व करना है इसको, 7,79,567 माइनस 454,367। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3,25,200। ठीक है, ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस एस इज इक्वल टू 3,60,815 माइनस 3,60,815। So 35615 is the answer. If this is the answer, 23 का B is the answer. Okay, ठीक है, so this is the answer. I think मैंने पहले भी सही किया था, I don't know. राइट चलो आगे बढ़ेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। सो हमने ना एक मेथड देखा था नेशनल इनकम कंप्यूट करने का, इफ यू रिमेंबर, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ना उसी मेथड के ऊपर है बेटा, वैल्यू एडेड मेथड हमने देखा था। ओके, तो यहाँ से हम ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। तो मैं नीचे ही यहीं पे इसका कॉम्प्यूटेशन करती हूँ ऑपरेटिंग सरप्लस का। सो जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आप उसको सिर्फ देखते हुए जाना। इनफैक्ट मैं ना इसी पेज के ऊपर इन्फॉर्मेशन लिख लेती हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। तो इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है, ऊपर दिया हुआ है COE, मतलब COE दिया हुआ है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 200, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है 800, और क्या दिया हुआ है, ओके
पेस्ट भी नहीं हो रहा है ये, चलो ऐसे, ओके ये यहाँ पे आ गया। इट्स द इशू, इसको यहाँ पे पकड़ के ले आते हैं अगर ये आएगा तो। आ ही नहीं रहा है यार, रुको एक सेकंड, क्लास का टाइम बढ़ रहा है, मैं डाटा लिख लेती हूँ पहले। ओके सो मैंने डाटा लिख लिया, अब इससे आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। सो हमने ना एक मेथड देखा था बेटा, सॉल्यूशन वैल्यू एडिड मेथड, एंड वैल्यू एडिड मेथड के अकॉर्डिंग हम नेशनल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, वैल्यू एडिड मेथड। सो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा था, इफ यू रिमेंबर, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये सब कुछ आपकी बुक के अंदर है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप यहाँ पे माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बट अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन के अंदर ना वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है, और मैंने आपको फिर एक फॉर्मूला और बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आप सेल्स में ऐड कर देते हो चेंज इन स्टॉक, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन स्टॉक, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, तो भी आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब सेल्स तो आपको दिया हुआ है 2500 और चेंज इन स्टॉक कुछ नहीं दिया, तो मैं जीरो मान लूंगी चेंज इन स्टॉक। सो मतलब मैं कह दूं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरे पास कितनी है, 2500 है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या पता लग जाएगा, जीडीपी एट एमपी कितना है, विच इज इक्वल टू 2500 माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया हुआ है 800 रुपये। सो यहाँ से मेरे पास जीडीपी एट एमपी कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। अब मुझे जीडीपी एट एमपी पता लग गया, यस। मुझे निकालना क्या है मैम, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। एक और फॉर्मूला हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, जीडीपी एट एफसी। कैसे आप कंप्यूट कर सकते हो जीडीपी एट एफसी, तो हम कर सकते हैं इसको कंप्यूट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, राइट। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्वेश्चन के अंदर 2000, एक सेकेंड, कितना दिया है, 200 दिया हुआ है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे निकालना है, और मिक्स्ड इनकम मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 700, एंड बेटा डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है 300, और जीडीपी एट एफसी आपके पास कितना निकल के आया, यस, ओके। सो जीडीपी एट एफसी आपके पास कितना निकल के आया था यहाँ पे, ओके। इसमें एक स्टेप यहाँ पे और ऐड होगा, जीडीपी एट एमपी से अगर मुझे जीडीपी एट एफसी जाना है, सो फिर मुझे इसके अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एनआईटी की। सो इसमें से तुम एनआईटी माइनस कर दो, तो अगर तुम 1700 में से माइनस कर दोगे एनआईटी, विच इज इक्वल टू 400, सो यहाँ पे क्या आ गया, जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू 1300। समझ में आ रहा है? तो ये कितना आ गया, 1300। सो यहाँ से ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया, 1300, इसको ऐड करो, 900 300 1200। सो ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू 100। सो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू बी कॉम्प्यूटेड, ठीक है। अब देख लो 100 इसमें ऑप्शन है, यस। सो राइट ऑप्शन, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 24th का बी। आगे चलेंगे, फॉर अ पर्सन टू कीप हिज रियल इनकम स्टडी, अगर कोई बंदा अपनी रियल इनकम को स्टडी रखना चाहता है, सेम रखना चाहता है, एट अ सर्टेन लेवल फ्रॉम दी 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी हर साल रियल इनकम, जैसे कि इस साल अगर मैं 20,000 रुपये कमा रही हूँ, तो अगले साल भी ये 20,000 ही होनी चाहिए, अगले साल भी 20,000 होनी चाहिए। बट मैम ऐसे कैसे हो सकता है, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ना। एग्जैक्टली वो कह रहा है कि वो चाहता है कि उसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल के उसकी इनकम इतना ही रही इफेक्टिवली हर साल। तो उसकी जो नॉमिनल इनकम है, नॉमिनल इनकम मतलब क्या, जिसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड है, तो क्या उसको सेम रखना पड़ेगा नॉमिनल इनकम को, या ज्यादा रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। सो नॉमिनल इनकम ही मस्ट राइजेज एज फास्ट एज द प्राइस इंडेक्स। तो जैसे जैसे प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा, मतलब जिस स्पीड से अपना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उस स्पीड से उसको अपना जो इनकम है, नॉमिनल इनकम, वो भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसका रियल इनकम स्टेडी रहेगा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी। आगे, अ नेशंस जीडीपी, तो जीडीपी की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आप जीडीपी कैसे कंप्यूट करते हो, 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। पहला इसका आंसर बनेगा बेटा C प्लस आई प्लस जी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस ये क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है, x माइनस में m। ऐसे कंप्यूट करते हो, सिंपल। आगे चलेंगे, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट होती है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। समझ नहीं आया आपको? ये पता है कि जो नेट होता है वो क्या होता है बेटा, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन होता है। ये हमने एक बहुत बार देखा हुआ है ना। तो जब आप नेट निकालते हो तो ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब ग्रोस जब आप निकालोगे तो इसका मतलब नेट प्लस डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या भी होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है।
ठीक है। सो अगर आप ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकालोगे तो नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने को रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ऐड करनी पड़ेगी, ये यहां से आ रहा है 27 का भी। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के ये सारे कंपोनेंट है। सो अगर कोई कंपनी 100 रुपये कमाती है, 100 रुपये में से वो 20 रुपये बांट रही है, ये भी आपका प्रॉफिट का ही एक कंपोनेंट है जिसको आप डिविडेंड कह देते हो। फिर जितना उसने नहीं बांटा अपने पास रख लिया, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, ठीक है, ये भी प्रॉफिट का ही कंपोनेंट है। अच्छा, इसमें से कुछ आपने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, ये भी प्रॉफिट का ही कंपोनेंट है। तो इसमें से कौन से कंपोनेंट प्रॉफिट के हैं? सारे ही कंपोनेंट प्रॉफिट के हैं। सो इसका आंसर बनेगा डी। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कहता है ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट उस जगह के ऊपर आता है, आप इसके ऊपर लिख लो, जब जितनी भी इनकम है वो आपने स्पेंड कर दी, कोई सेविंग नहीं है। सो दैट मीन्स व्हेन y इज इक्वल टू सी, तो जितना आप अर्न कर रहे हो उतना आप कंज्यूम भी कर रहे हो, वो ब्रेक इवन पॉइंट है, आपकी सेविंग नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूट के आंसर में ये लिखा हुआ है बेटा बी और सी। सो इसका मतलब अगर आपकी इनकम जीरो भी है तो भी ब्रेक इवन पॉइंट है। ये क्यों लिखा हुआ है? ये तभी हो सकता है अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो है, ये इसका हिडन मतलब है। वैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ खर्चा आपका होगा, बट अगर मैं ये अजम्पशन लेकर चल रही हूँ कि ए इज इक्वल टू जीरो, उस सिचुएशन के अंदर वाई अगर मेरा जीरो है तो भी आई कैन हिट द ब्रेक इवन पॉइंट। अदरवाइज तो y इज इक्वल टू सी होगा तब ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। सो अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? y इज इक्वल टू जीरो भी, y इज इक्वल टू सी भी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये आंसर लिखा हुआ है। मैंने इसको 2 बार क्रॉस वेरीफाई कर लिया, इसी का यही आंसर है डी। आगे चलेंगे। आगे कहता है अ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 600। सो इन्वेस्टमेंट आपकी 600 करोड़ से बढ़ रही है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम कितने से बढ़ रही है? 1800 करोड़ से बढ़ रही है। तो के कैसे कैलकुलेट होगा? तो के कैलकुलेट होता है बेटा चेंज इन y अपॉन में चेंज इन i, ठीक है। सो ऊपर आप लिखोगे 1800, नीचे आप लिखोगे 600। सो इसका आंसर बनेगा 30th का ए, ठीक है। तो 3 टाइम्स आपका के यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। आगे, हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, इनमें से कौन सा बंदा नॉर्मल रेजिडेंट होगा? नंबर 1, अ रेजिडेंट हु हैज ओन हाउस इन दैट कंट्री। अगर आपका घर वहां पे बेटा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जब भी हमने ऊपर एक देखा भी ना कि रेजिडेंट यूनिट किसको माना जाएगा, तो वहां पे हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल पर्सन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो जब आप इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से भी बात करोगे तो किसी भी इंडिविजुअल का इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर उस कंट्री के अंदर है जिसके तुम जीडीपी कंप्यूट कर रहे हो, तो हम उसको क्या मान लेंगे? रेजिडेंट मान लेंगे। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखेंगे जैसे हमने ऊपर देखा था। क्वेश्चन नंबर 32, अज्यूम यू डिप्लीट योर सेविंग टू बाय अ न्यू सोफा। कहते मान लो कि जितना भी आपका सेविंग था आपने उससे क्या बाय कर लिया? नया सोफा खरीद लिया, एंड गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लिया। देन फिर आप एक वेकेशन के ऊपर भी चले गए, वेकेशन आपने ले ली फॉरेन कंट्री में। अब आपको बताओ इसमें से कौन सी चीजें सही है? तो आपने क्या किया बेटा? ये ऊपर भी थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन आया था, बट यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सोल्व कैसे करना है। सो अगर आपने सोफा खरीदा तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो इंक्लूड ही नहीं होगा। एंड ऐसे ही जो आपने वेकेशन वगैरह भी की तो आपने अपनी लेजर के लिए करी, मतलब आपने कंज्यूम किया। सो ये जो भी तुम्हारा खर्चा हो रहा है ये यहाँ से तुम्हारा कंजम्पशन बढ़ेगा। क्या यहाँ से नेट एक्सपोर्ट बढ़ रही है कंट्री के, गवर्नमेंट परचेजेस बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है? नहीं। सोफा खरीदना बेटा कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है, ये कंजम्पशन है। फॉरेन कंट्री में टूर मार रहे हो, इससे कोई एसेट इन्वेस्टमेंट नहीं क्रिएट हो रही है तुम्हारी। और ये परचेज जो तुम कर रहे हो बॉन्ड, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये वैसे ही जीडीपी के अंदर नहीं आता है। सो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ऐसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान से देखना। कहता है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी दी हुई है यहाँ पे इन द बेस ईयर आर गिवन टू बी 5000 करोड़ एंड 6000 करोड़ रिस्पेक्टिवली। आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर होता है बेटा, ऊपर आप लिखते हो नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी कितना है? नॉमिनल जीडीपी है 5000 और नीचे आप रखोगे रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी कितना है? 6000। सो डिवाइड करो 5000 से 6000 को, तो कितना निकल के आ रहा है? 0.833 और मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आ जाएगा? इनटू 100। दिस इज कमिंग आउट टू बी 83.33। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर हो गया। आपको ये भी बताना है कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, और हमने इसको देखा था कि अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 से कम होता है इसका मतलब महंगाई कम हुई है, डिफ्लेशन है। सो प्राइस लेवल हैज राइजन, नहीं डिफ्लेशन हुई तो प्राइस कम हुए हैं। द प्राइस लेवल हैज फॉलन सिंस जीडीपी डिफ्लेटर इज लेस देन 100 और जीडीपी डिफ्लेटर कितना है? 83.33। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? बी बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया। आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग जीडीपी एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग। ये कंसेप्ट हमने लास्ट में देखा था
कहता है कि जब आप जीडीपी को यूज करते हो ये जानने के लिए कि मेरी इकोनॉमिक वेलबींग कितनी है लोगों की, तो इसमें से क्या लिमिटेशन है। तो बेटा इसमें से लिमिटेशन आता है कि अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का आप देखते हो ना, तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को टेकअप नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं, देखो गरीब लोग भी हैं हमारे कंट्री के अंदर, अमीर लोग भी हैं, है ना। तो कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, बट वो सब कुछ सामान किसके पास है, वो गुड्स एंड सर्विसेज, जो तुम्हारी जीडीपी के अंदर जिसकी वैल्यू दिख रही है, वो बहुत ज्यादा एक कम सेक्शन है सोसाइटी का जिसके पास वो पैसा है या वो गुड्स एंड सर्विसेज है जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन हो रही है। तो कहने को तो दिख रहा है कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, बट वो एक उससे हमारी जो इकोनॉमिक वेलबींग है लोगों की, अपना हमारी कंट्री एज अ होल की, वो इंक्रीज नहीं हो रही है। सो कहता है कि जब आप जीडीपी कंप्यूट करते हो तो जीडीपी में आप क्या ऐड कर रहे हो, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुआ, अब वो गुड्स सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड हुआ वो उसको यूज कौन कर रहा है, उससे इकोनॉमिक वेलबींग किसका बढ़ रहा है, जिन लोगों के पास पैसा है। तो जब जीडीपी कंप्यूट होती है उसका लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कोज अ लीकेज इन द नेशनल इनकम। हम पढ़ चुके हैं अगर आप अपना खर्चा कम कर दोगे बेटा तो ये नेशनल लीकेज बनेगा। लीकेज कब होती है, लीकेज कब होती है, लीकेज होती है जब आपके फ्लो से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा था हमने 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी के अंदर, 3, 4 के अंदर, राइट। तो जब आपके उस फ्लो से पैसा बाहर जाता है, मैंने आपको एक चार्ट भी बनवाया था, जब उस फ्लो से पैसा बाहर जाएगा तब लीकेज होगी, राइट। तो अगर खर्चा गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपनी एक्सपेंडिचर कम होगा, राइट, तो भी मेरे फ्लो के बाहर पैसा जाएगा। ओके, सो ये एक रीजन है। डिक्रीज इन टैक्सेशन, नो। इंक्रीज इंपोर्ट, यस, अगर आप इंपोर्ट बढ़ा दोगे तो भी मेरा फ्लो के बाहर पैसा जा रहा है। सो किस केस के अंदर लीकेज होगा, बोथ ए एंड सी, राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। मैंने आपको बहुत ही अमेजिंग वो चार्ट बनाया हुआ था, वहां से सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आगे, जीडीपी एट एमपी कितना है, 6700 करोड़ है जीडीपी एट एमपी। आगे ना वेरी सिंपल क्वेश्चन, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है बेटा 6700 करोड़, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 530, कह रहा है एनडीपी एट एमपी निकालो। तो एनडीपी एट एमपी, तो मतलब मेरे को इसके अंदर सिर्फ डेप्रिसिएशन का ही एडजस्टमेंट करना। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको ग्रोस से नेट के ऊपर जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, मतलब 6700 में से 530 आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 6170। बट मैम इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आएगा बेटा, ये अभी आया हुआ है सितंबर 2024 में रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर। सो आपका ऐसे नहीं होता कि सारा ही क्वेश्चन पेपर मुश्किल बनता है, कुछ ट्रिकी होते हैं, कुछ आसान भी होते हैं। आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। सपोज द कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन बाय, तो सी मुझे दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 30.0.5y। इन्वेस्टमेंट भी मुझे दिया हुआ है 12.015y। आपको ना नेशनल इनकम निकालना है। मैं आपको बताऊं y क्या होता है बेटा, c प्लस आई, बस निकाल दो नेशनल इनकम तुम यहां से, ठीक है। नेशनल इनकम यहां से कंप्यूट कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब 30 प्लस 0.5y प्लस 12 प्लस 0.15y इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू y, ठीक है। ऐड करेंगे 13 में 12 ऐड करें 30 प्लस 12, क्योंकि c प्लस आई इज इक्वल टू माई इनकम ना। सो इसको ऐड करेंगे 30 प्लस 12, ये कितना आ रहा है 42 प्लस ये कितना आ रहा है, मैं ये मान के चलूँ कि बेटा आपको ये कंसेप्ट आते हैं c प्लस आई इज इक्वल टू वाई क्यों है, तभी आप एमसीक्यू देखने के लिए बैठे हो। इधर ये कितना आएगा 0.5 प्लस 0.15, ये सारे करवाए भी हुए मैंने, 0.65y। ओके, अगर आपको नहीं आते तो आप हमारा रियल फास्ट ट्रैक बैच रेफर कर सकते हो, अगर आपके पास अभी टाइम है तो। ये y इधर आप लेके आओ, y माइनस 1 में से 0.65 आप माइनस करोगे तो 0.35 आ जाएगा, तो 0.35y इज इक्वल टू 42। सो y इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 0.35, तो 42 डिवाइडेड बाई 0.35, दिस इज कमिंग आउट टू बी 120। तो 37th का आंसर क्या बनेगा, 120, ठीक है। ये आपका नेशनल इनकम निकल गया। आगे, व्हाट विल बी द जीडीपी एट एमपी, बताओ जीडीपी एट एमपी क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। सो बेटा जीडीपी एट एमपी क्या होगा, सुनना, इसने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन इतना बड़ा है बट इसके अंदर जान नहीं है। जीएनपी एट एमपी दिया हुआ है 1100। अब मुझे यहां से जीएनपी एट एमपी से क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। तो जी सेम है, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं होगा। एन से डोमेस्टिक के ऊपर जाना है, सो नेशनल से डोमेस्टिक के ऊपर जाते हो तो एनएफआईए इसमें से माइनस कर देते हो, तो इसमें से आप माइनस कर दोगे एनएफआईए, तो कितना दिया हुआ ये जीडीपी एनपी दिया हुआ 1100, तो इसमें से आप एनएफआईए माइनस कर दो विच इज इक्वल टू 200।
सो बेटा मेरा जीडीपी एट एमपी कितने का निकल के आएगा, 1100 में से 200 गए, 900 निकल के आ जाएगा। मतलब खाली मुझे जीएनपी एट एमपी में से एनएफआईए अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मुझे जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू 900। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी 38 का सी। ओके, व्हेन एनएफआईए इज पॉजिटिव, फिर क्या होता है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। पहले उसने ऊपर स्टेटमेंट दी थी, फिर उसने पूछा कि बताओ इसमें क्या होगा। अब वो कह रहा है जब एनएफआईए पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या है, जब एनएफआईए पॉजिटिव है इसका मतलब मेरा नेशनल इनकम ज्यादा है और डोमेस्टिक इनकम कम है। तो अब आप मुझे बताओ कि जब आपका एनएफआईए पॉजिटिव होगा तो नेशनल इनकम ज्यादा होगा, तो मतलब नेशनल इनकम जीएनपी जीडीपी से ज्यादा है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो जब एनएफआईए, गलत है, ए नहीं हो सकता इसका आंसर, हाँ ए इसका आंसर ही नहीं है। आगे या आप ऐसे कह सकते हो कि ये वाला जीडीपी, यार बी आएगा, डी आएगा इसका आंसर। उसने दो तरीके से सेम बात लिखी हुई है, समझ रहे हो आप। इसने यहाँ पे बी में क्या लिखा कि नेशनल इनकम जीएनपी एट एमपी इज ग्रेटर देन जीडीपी एट एमपी, है ना। फिर उसने यहाँ पे उल्टा लिख दिया कि जीडीपी एट एमपी, ये साइन इधर कर दिया जगह बदल के, बात तो वही है ना। तो ये दोनों ही सही है, बी एंड सी। इंस्टीट्यूट तुम्हें पागल समझता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर लीकेज, इसमें से कौन सा रीजन लीकेज का नहीं होता है। बेटा इसमें से रीजन लीकेज का डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि देखो लीकेज का कारण क्या बनता है, जब सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर जा रहा है। सो अगर यहाँ पे लिखा होता अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन, वो लीकेज का कारण बनता। मतलब ऐसा है कि देखो किसी कंपनी ने 100 रुपए कमाए, 100 में से उसने डिविडेंड बांट दिया है 20 रुपए का। सो अब आप मुझे बताओ ये क्या हो गया, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो आपको मिला है डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या, दिस इज डिविडेंड। तो ये डिविडेंड आपके हाथ में आएगा ना, लोगों के हाथ में आएगा, इनकम बनेगा। जब उनके हाथ में आएगा तो वो इसको खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। सो जब इनकम बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो इसे लीकेज नहीं होता है, इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता है। आपका जो लीकेज होता है इसका मतलब आपके जो सर्कुलर है ना, फ्लो ऑफ इनकम है, वहां से पैसा बाहर जा रहा है, यहां पे ऐसा नहीं होगा। बट अगर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता तो ये लीकेज बनता। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द एग्रीगेट डिमांड व्हेन कंजम्पशन इज 2000 करोड़। तो इसने बेटा कंजम्पशन दिया हुआ है, देखना कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, 2000 करोड़ कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है 700 करोड़, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी दी हुई है 750 करोड़। अरे क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये 4 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी के अंदर आपको एग्रीगेट डिमांड निकालने को कह रहा है। ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी ऊपर बताया भी, और इतना सिंपल क्वेश्चन जून 2024 में आया हुआ है। सुनना क्या फॉर्मूला होगा, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, राइट। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 2000 है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, 700 करोड़ है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी, 750 है। एक्सपोर्ट कितना किया है, 150 किया है। और इंपोर्ट कितना किया, 50 किया है। सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। 2000 प्लस 700 प्लस 750 प्लस 150 माइनस 50। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी 3550। ये आपका आंसर बनेगा। आगे चलेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपाइलेशन करना, पब्लिश करना रीजनल डाटा को, CSO की बेटा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये एक चार्ट से बनवाया था आपको वहां से। इन इंडिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिगनिंग के अंदर आपको ये मिल जाएगा। इन इंडिया एग्रीकल्चरल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं वो आउटपुट मेथड को फॉलो करके कैलकुलेट होती है। ठीक है, हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे ना, जीडीपी कंप्यूट करने के, नेशनल इनकम निकालने के। तो एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए वी यूज द आउटपुट मेथड। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे। इफ जीडीपी एट एमपी इज मोर देन जीएनपी एट एमपी, फिर से वही क्वेश्चन अलग तरीके से रिपीट हुआ है। अगर जीडीपी ज्यादा है ना बेटा तो एनएफआईए नेगेटिव है, सॉरी एनएफआईए नेगेटिव है। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन 3 डिफरेंट तरीके से। ठीक है, आगे। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज कॉल्ड। प्रोडक्ट मेथड को हम दूसरा नाम क्या भी देते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे। इन अ 3 सेक्टर मॉडल जिसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, सपोज सी दिया हुआ है मेरे को 0.6 YD, आई भी दिया हुआ है और ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, G इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 10 वेयर C इज कंजम्पशन, I इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और YD का मतलब क्या, डिस्पोजेबल इनकम। आपको निकालना है
यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब निकालो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है। चलो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है और डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है। लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इधर ही सोल्व कर लेते हैं। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन इसने दी हुई है यहाँ पे वो लिखते हैं। ओके, सबसे पहले हमारा अगर मैं बात करती हूँ वाई कैसे निकलेगा 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, तो बेटा ये होगा 3 + i c + i + g, राइट। तो c + i + g ये निकलेगा, राइट। एंड c क्या है, c है 8 + 0.6 YD, और YD मतलब डिस्पोजेबल इनकम, मतलब 8 + 0.6 इनकम में से डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए मुझे टैक्स माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने टैक्स माइनस कर दिया। सो 8 + 0.6 y माइनस टैक्स कितना दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो y - 10, तो c कितना आ जाएगा 8 + 0.6 y माइनस में 6 ही आएगा ना, 0.6 इंटू, यस, तो ये आ जाएगा c = 2 + 0.6 y। समझ में आ रहा है आपको? यस। I मुझे कितना दिया हुआ है, देखो I दिया हुआ है 60, I दिया हुआ है 60। अब आप मुझे बताओ क्या होती है इनकम, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। सो y = 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर c कहां पे है, वेर इज c, ये रहा 2 + 0.6 y, ओके, प्लस I कितना है 60, प्लस g कितना है, g और t दोनों 10 दिया हुआ है, प्लस 10। तो अब y कितना आएगा 72 प्लस 0.6 y को लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाओ, y - 0.6 y इज इक्वल टू 72, राइट। सो 1 - 0.6 इज इक्वल टू 0.4, y इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 0.4। सो y कितना आ जाएगा, 72 डिवाइड करोगे 0.4 से तो y आ जाएगा 180। सो नेशनल इनकम कितना कंप्यूट हो जाएगा, नेशनल इनकम कंप्यूट हो जाएगा 180। सो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो नेशनल इनकम कितना आएगा, इट इज इक्वल टू बी 180। ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये देखो अगर ये मिस हुआ है तुम्हारा तो ये ऐसे, ठीक है, चलेगा आपको। ये क्वेश्चन इससे भी ज्यादा डीप क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर रियल फास्ट ट्रैक बैच में सॉल्व कर रहे थे। आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ग्रोस और नेट के बीच में जो डिफरेंस होता है बेटा वो डेप्रिसिएशन का होता है। इट इज द डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। बट ये क्या कह रहा है कि ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। और डेप्रिसिएशन को तुम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो, जीडीपी में से तुम एनडीपी माइनस कर दोगे। सुना मेरी बात, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ना एनडीपी से जीडीपी पे जाना है तो तुम क्या एडजस्ट करोगे इसके अंदर, मैम डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी। एग्जैक्टली, बस ये वही बात कह रहा है। So difference between gross domestic investment and net domestic investment is basically difference between GDP and NDP. दिमाग में क्या रखने का, depreciation. Okay, increase in unwanted business inventory are counted as. अगर आपका इन्वेंट्री का पाइलअप हो चुका है, ये पाइलअप पता कब होता है, जब सप्लाई बहुत ज्यादा है, आपके पास सामान आपने बहुत बना दिया बट डिमांड नहीं है, तो आपका इन्वेंट्री पाइलअप होना शुरू हो जाता है। अगर अनवांटेड बिजनेस इन्वेंट्री है तो उसको आप किसके अंदर काउंट करते हो, उसको आप काउंट करते हो बेटा इन्वेस्टमेंट के अंदर। रीजन बिंग जो इन्वेंट्री है चेंज इन स्टॉक, सो दिस इज काउंटेड एज इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। आगे, रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन। अगर मैं ऊपर टोटल कंजम्पशन रख दूं और नीचे मैं टोटल इनकम रख दूं तो इसको मैं बोलती हूँ एवरेज प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम। और एमपीसी क्या होता है, चेंज इन टोटल इनकम, ठीक है। और एमपीसी क्या होता है, ऊपर रखते हैं चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन वाई, दैट इज द डिफरेंस। वाइल यूजिंग द इनकम मेथड, अगर आप इनकम मेथड यूज करते हो नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इंक्लूडेड, तो आप कौन सी इनकम नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन में ऐड करोगे। कैपिटल गेन नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि कैपिटल गेन से कोई नया सामान नहीं बन रहा है, ये तो एसेट की वैल्यू में चेंज हो रहा है कि आपने कोई एसेट 120 रुपए का लिया था, अब वो 150 का हो गया है, तो आपको 30 का गेन हो गया है, तो ये प्राइस चेंज है बेटा, ये इससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो ये जीडीपी में नहीं आएगा। विंडफॉल प्रॉफिट कभी कभी एकदम से हो जाते हैं, ये भी नहीं आएंगे। अच्छा, सेकंड हैंड गुड का सेल तो आता ही नहीं है। हाँ, कमीशन एंड ब्रोकरेज डेफिनेटली आता है। अभी हमने देखा ना कि जब आप जीडीपी का कंप्यूटेशन करते हो तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं, बट जैसे कि एक आप हो मिस्टर ए और आपने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा,
तो आपने जो रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा, ये जो ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ जीडीपी, बट आपने शेयर को खरीदने के लिए किसी ब्रोकर की सर्विस ली और उसको ब्रोकरेज पे किया, कोई कमीशन आपने पे किया, तो ये सर्विस है, ये जीडीपी के अंदर ऐड होगा। तो इसमें नेशनल इनकम में क्या आता है, कमीशन एंड ब्रोकरेज। एंड दिस वाज द एंटायर डिस्कशन। यहाँ पे थोड़ा एमसीक्यू गलती से गलत लिखे गए हैं, ऑल्दो आपके एमसीक्यू बुकलेट के अंदर ये बिल्कुल सही है, जहाँ से क्वेश्चन पिकअप किए गए हैं, राइट। यहाँ पे गलती से गलती हुई है, बट मैंने ठीक कर दिया, आपको जो पीडीएफ मिलेगी वहाँ पे सब कुछ ठीक है, राइट। सो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू खत्म हो गए। देखो मेरा ऐसा मानना है कि अपने पास टाइम इस बार कम था, तो इसलिए हम कम एमसीक्यू करा पाए। बाकी आपके पास टाइम है तो आपको डेफिनेटली बाकी सारे एमसीक्यूज भी देख लेने चाहिए एक बार, इससे आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूँगी, बहुत अच्छे से आप अपने पेपर करना, राइट। बस उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप मुझे दोबारा से यूट्यूब के ऊपर ना देखने को मिलो, मतलब आप मिलो बट सीए इंटर के अंदर जाके मिलो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।